Good afternoon. Good afternoon to all. Good afternoon. Good afternoon to all. वो लिखा आवाज आ रही है तो बताइए चैट बॉक्स में। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। ऑडियो वीडियो स्लाइड सब दिखाई दे रही हो तो ओके टाइप करिए। यस वॉइस ऑल क्लियर है क्लियर। क्या? वीडियो दिखाई दे रहा है? ऑल ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सब कुछ ओके है क्या? स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, पीयूष कुमार, स्नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। सभी को गुड आफ्टरनून। आदित्य सिंह कह रहे हैं आई कैन नॉट लिसन यू। आदित्य प्लीज रिफ्रेश करें। प्रमोद जाट कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, प्लीज रिफ्रेश करें। जिन बच्चों को वॉइस आ रही है एक बार ओके टाइप कर दीजिए। एक बार हम सब लोग कनेक्ट हो जाए, हमें पता चल जाए हमारे तरफ से कोई एरर नहीं है। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके ठीक है, तो हमारी एंड से कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है प्लीज अपना नेटवर्क, अपना ऐप को रिफ्रेश करें। ठीक है, तो ये 6 दिन की बात है। 6 दिन हम ऑनलाइन पढ़ेंगे और आफ्टर दिवाली ये सारी क्लासेस ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसा आप सभी को पता है। बिल्कुल, मेरा नाम आशीष गुप्ता है, फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे। अंशु कुमार कह रहे हैं वॉइस ऑडियो नहीं आ रहा। उमंग तिवारी ऑडियो नहीं आ रहा। ठीक है, आप सभी लोग रिफ्रेश करें क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ऑडियो साफ सुनाई दे रहा है। नो वॉइस इज नॉट कमिंग। एक बार चैट पे बता दीजिए आवाज आ रही है क्या? फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस यस यस, यस सर, यस सर, आ रही है? यस, ऑल ओके, यस। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मेरी तरफ से, एलन की तरफ से, हमारे एंड की तरफ से कोई समस्या नहीं है नेटवर्क में। काफी बच्चों ने यस कर दिया है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज नया फेज स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर है। बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। करें, स्टार्ट करें। हमें दवाइए, मैं तो हम पेटो समझ रहा है, बंद कर दिया। अरे भाई साहब म्यूट कर दो संका कुल्ला मां कोई लगा लसान भाई कुल म्यूट कर दो। हाँ, मैंने सबको म्यूट कर रखा है। प्लीज म्यूट एवरीवन। म्यूट ऑल है सब, बिल्कुल म्यूट ऑल है। ठीक है, वैभव चौधरी, भेजना। नो वॉइस, नो ऑडियो। एक बार मैं टेक्निकल टीम को बुला के चेक करवा लेता हूँ। बिल्कुल, मैं चेक करवा लेता हूँ अभी। तो भी राठौड़ कह रहे हैं सर सब सही है। दो मिनट रुकिए, टेक्निकल टीम को बुलाकर एक बार मैं चेक करवा देता हूँ। नो वॉइस, प्लीज अनम्यूट एवरीवन, वी आर अनेबल टू हियर यू।
5 मिनट में एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो सर। धीरज कश्यप कह रहे हैं वॉइस आ रही है एकदम क्लियर। सर वॉइस क्लियर है? मैक्सिमम बच्चा कह रहा है नो वॉइस, कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस आ रही है। क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है। एक बार क्लियर है बता दीजिए। हल्ला कर बे, चुपचाप रह बे भाई, सर जी देखते ना हुआ। सर सब कुछ सही आ रहा रही है सर। यार Yes, sir. Everything is okay. बहुत सारा लैंग्वेज बोल रहे हैं, अजीब तरह से बंगाली कोची कोची। अरे भाई एक बार कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में, वॉइस ओके है क्या? ऑडियो वीडियो स्लाइड ऑल ओके? ठीक है। अब जिन लोगों को दिक्कत आ रही है प्लीज वो अपने आप को रिफ्रेश करें सिस्टम को। वीडियो भी ऑन कर दो। वो मैंने स्पॉटलाइट कर रखा है। हाँ, अब बताइए ऑडियो वीडियो स्लाइड ऑल ओके? यस सर, क्लियर है। ब्लैक आ रहा है यहाँ से, कोई नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई चालू करते हैं। पहला लेक्चर है, अभी सब लोग सीख जाएंगे। चलिए ऑल ओके, क्लास स्टार्ट करें। चलिए, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और हम बात करते हैं फिजिक्स की। वॉइस आ रही है? ठीक है, बिल्कुल इश्यू को सॉल्व कर दिया है गया है। ठीक है सुरभि राठौड़, सही है। चलो तो बात करते हैं। अगर हम नीट 2021 की बात करें तो नीट 2021 का पेपर आप सभी ने दिया है। पेपर को कठिन तो नहीं कहा जा सकता, हाँ पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा थी और पेपर एक अच्छा पेपर था। सिस्टमेटिक पेपर है, अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर हम बात करें 2021 की पेपर की, तो जो सबसे मोस्ट वेटेज रहा था आप सभी को पता है, वो रहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 20 क्वेश्चन आए थे। सेकंड नंबर पे वेटेज रहा था 14 मैकेनिक्स का। तो आप देखें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमारा 12 इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिक, EMI AC और EM बेस, ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक पर 20 क्वेश्चन आए थे, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी मिलाकर। मैकेनिक्स की बात करें तो 14 क्वेश्चन आए। बाकी टॉपिक हीट के इस बार कम आए थे, 2, SHM वेव 3 आते हैं, 2 आए थे, ऑप्टिक्स के 5 आते हैं, 4 आए थे, मॉडर्न 6 आते हैं तो 8 आए थे, मॉडर्न प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाकर। ये 2021 के पेपर का ब्रेकअप। तो यहाँ से हमें एक जो बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, हम इस साल पूरी मेहनत से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमसे जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को हमें दूर करना है। अब हमें ओम्स लॉ नहीं सीखना है, ओम्स लॉ V बराबर IR हम सभी को पता है, हमें बायो-सावर्ट लॉ पता है, हमें अब एप्लीकेशन सीखनी है,
हमें न्यूमेरिकल करने का तरीका सीखना है, हमें उन बातों को सही करना है जो हमने लापरवाही पिछले साल करी थी। तो एक आपको आइडिया होना चाहिए कि अब हम जो भी पढ़ेंगे इस वेटेज के हिसाब से हमें अपने मन में ध्यान होना चाहिए। और मजे की बात, इन सभी टॉपिक के अंदर एक जो हिडन टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स। सामान्यतः हम डायरेक्ट चैप्टर जब स्टार्ट कर देते हैं तो हमने इतने सालों में अनुभव किया है कि बच्चा हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंगल निकालना, इसमें फंसता है। तो जो पिछले सालों से पढ़ रहे हैं, पिछले लास्ट 11 12 जिन्होंने पढ़ा है तो उनको देखा होगा उन्होंने, अब हम बेसिक मैथ्स को भी एक यूनिट मान के पढ़ाते हैं ताकि हम हर चैप्टर में परेशान होने से तो बेहतर है कि हम 5 से 6 दिन एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पर्टिकुलर बेसिक मैथ्स को पढ़ लें। बेसिक मैथ नाम से कोई भी चैप्टर नहीं है, पर मजे की बात है ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है जहां बेसिक मैथ्स का यूज नहीं आता हो। चाहे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E बराबर माइनस dV/dr लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। मैकेनिक्स में अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ F.dr निकालना पड़ेगा। अगर मुझे करंट में चार्ज निकालना है तो I बराबर dq/dt लगाना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए तो dV/dt निकालना पड़ेगा। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए और मुझे x का फंक्शन दे रखा है, वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा dx/dt। तो मुद्दा ये है कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहां इसका यूज नहीं आता हो। तो ज्यादा बेहतर है कि हम तरीके से 5 लेक्चर अच्छे से इसको तैयार कर लें। क्या ये बात ओके है क्या? ऑप्टिक्स में भी यूज है, हर जगह इसको यूज आपको अच्छे से आना चाहिए। एरिन गर्ग कह रहे हैं यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, यस सर। स्वाति, सुरभि, एक बार यस टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे। वैदिका, स्वाति कुमारी, तरसीम सिंह, अभिजीत, वंशिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, 5 से 6 दिन का ये ऑनलाइन हमने प्लान किया है क्योंकि बीच में दिवाली ब्रेक आ रहा है। दिवाली ब्रेक के बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। काफी फेजेस की ऑनलाइन ऑलरेडी चल रही है जो पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 5 से 6 दिन हमने टॉपिक भी ऐसा लिया है जो आप आराम से अच्छे से तरीके से बेसिक तैयारी कर सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बेसिक मैथमेटिक्स। स्टार्ट करें। ऑल ओके टाइप कर दीजिए के। ऑल ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कहीं भी कुछ भी चीज हमें छोड़नी नहीं है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है, इस साल हम पूरी तरीके से हम ड्रॉप कर रहे हैं, सारी चीजें हमें पता हैं, पेपर हम देख चुके हैं, 11 12 हमने बेसिक पढ़ाई कर रखी है। अब न्यूमेरिकल पर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए। अब मुझे गॉस थ्योरम के डेरिवेशन नहीं रटने। जिन बच्चों ने इस साल 12 दिया है यार उनके तो बहुत ही मजे थे, डेरिवेशन नहीं रटने हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले, उनके कॉन्सेप्ट, उनके अंडरस्टैंडिंग और उनके न्यूमेरिकल पे जोर देना है। क्लियर है? चलिए डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा बहुत टूटा फूटा तो सबको आता है, पर डिफरेंशिएशन का बेसिक फीलिंग क्या है वो समझिए। डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं dy/dx। क्या है ये dy/dx? क्या है ये dy/dx? इसको पढ़ने का तरीका, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई क्वांटिटी y x के साथ किस प्रकार चेंज हो रही है उसको बताने का तरीका है डिफरेंशिएशन। कोई भी एक फंक्शन x के साथ किसी एक दूसरे वेरिएबल के साथ किस प्रकार से चेंज हो रहा है, बहुत आराम से देखिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। जैसे मैं लिखना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to time।
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो जरा सोचिए हम क्या लिखेंगे, dA/dt। क्वेश्चन आता है, मैं लिखना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dV/dt। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इस लैंग्वेज से सोचना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब dV/dt। अब मैं आपको फीलिंग बताता हूं कि वास्तव में चेंज का रेट क्या हो सकता है। वो देखिए, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह से, ये इसका इनलेट है, पानी ऊपर से आ रहा है, ये इसका आउटलेट है, और इस समय इसमें जो पानी है वो h है, यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। सोचिए अगर इनलेट का फ्लो ज्यादा है और आउट का कम है, तो मुझे आप सोचकर बताइए ये h टाइम के साथ बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, इंक्रीज और डिक्रीज। इनपुट ज्यादा है, पानी ज्यादा अंदर आ रहा है, बाहर कम निकल रहा है, बहुत बढ़िया, h बढ़ेगा। तो पता है आप क्या लिखेंगे, क्या आशीष सर इसका dH/dt क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए फॉर्मूले याद करना अलग बात है, जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपसे कोई डिफरेंशिएट पूछे तो आपके पास फॉर्मूला नहीं, आपके पास एक बढ़िया आंसर होना चाहिए कि आशीष सर डिफरेंशिएशन क्या बताता है, कोई भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से बढ़ रही है, घट रही है, या चेंज ही नहीं हो रही है। तीनों बातें जरा सोच के देखें, जरा सोच के देखें। ये बीकर है, ना कोई इसमें इनलेट है ना कोई इसमें आउटलेट है, ये पानी h हाइट तक भरा हुआ है। आप मुझे सोच के बताइए क्या ये h हमेशा कांस्टेंट रहेगा? अगर यस है तो टाइप करिए y, अगर यस है तो टाइप करिए y। ये h हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब आशीष सर ये h टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब h में कोई चेंज नहीं है, तो dH/dt क्या आएगा, 0। इसलिए तो हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। आप फील करिए, आप सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आशीष सर ये हाइट समय के साथ चेंज नहीं होगी, पानी की जो हाइट है बीकर में ये कांस्टेंट बनी रहेगी, मतलब h में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। उल्टा भी हो सकता है, जरा आप सोचिए कुछ इस तरह का मामला हो, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये पानी की हाइट इसमें h है। अब जरा सोचिए इनपुट कम है और आउटपुट फ्लो ज्यादा है, खुद सोच के बताइए h टाइम के साथ क्या होगा, h टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, दैट इज dH/dt नेगेटिव। बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आप कभी भी अपने छोटे भाई बहन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिकली डिफरेंशिएशन बताता क्या है मीनिंग डिफरेंशिएशन का। आपके पास एक बैलून है और आप उसको फूंक मार के फुला रहे हैं, जरा सोचिए उसका जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप एयर ब्लो कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, उसका dV/dt पॉजिटिव है। और एक फूला हुआ गुब्बारा अगर उसका आप धागा खोल दें तो एकदम से उसकी हवा निकलेगी, तो उस केस में जो dV/dt है बच्चों वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि समय के साथ उसका वॉल्यूम तेज गति से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेट, अब यहां एक टर्म डालिए रेट, किस रेट से आप इसको महसूस करिए, पॉजिटिव नेगेटिव साथ रेट भी कितनी मायने रखती है। जब आप एयर ब्लो कर रहे हैं, गुब्बारे को फुला रहे हैं, तो जो dV/dt पॉजिटिव तो है पर वो छोटा है, +5 है या +7 है या +2 है। और जरा सोचिए भरा हुआ गुब्बारे को जब आप एयर निकालते हैं या उसको धागा खोल देते हैं, तो उसका जो dV/dt है नेगेटिव तो है, पर नेगेटिव में भी बड़ी टर्म है, -300 बोल दें मीटर क्यूब पर सेकंड या -150 मीटर क्यूब पर सेकंड, जो उसका मतलब वहां dV/dt हो रहा है वो तेज गति से कम हो रहा है, तेज गति से वॉल्यूम कम हो रहा है। पर जब आप एयर ब्लो कर रहे थे तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा था,
वॉल्यूम तो बढ़ रहा था परंतु उसके वॉल्यूम बढ़ने की जो रेट है वो कम। क्या ये बात ठीक है क्या? और धीरे 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 बातें समझ में आती जाएंगी। अब एक अंतर होता है कि सर ये dy क्या होता है? हम 10th क्लास तो डेल वाई पढ़ते थे, ये dy और डेल वाई में क्या अंतर है? हमने तो ज्यादातर डेल वाई पढ़ा है और ये आ गया dy। तो ये डेल वाई और dy में क्या अंतर है? काफी बच्चे जानते हैं और आदित्य शुक्ला ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, स्नेहा ने अच्छा जवाब दिया है। डेल वाई बताता है लार्ज चेंज, डेल वाई बताता है लार्ज चेंज और डी वाई बताता है स्मॉल चेंज। डी वाई क्या बताता है? स्मॉल चेंज बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत बेसिक सा उदाहरण है, आपने सुबह घर के बाहर एक पेड़ लगाया, ट्री बोले तो पौधा लगाया, और 3 साल बाद आपने इसको अच्छे से मेंटेन किया, अच्छे से इसको खाद पानी धूप सब दी। आप बताइए पेड़ बड़ा हो जाएगा। आप सोच के बता सकते हैं ये जो हाइट में चेंज है 3 साल में, दिस इज डेल एच, पक्का पक्का दिस इज डेल एच, क्योंकि काफी ज्यादा उसकी हाइट में परिवर्तन हुआ है। और जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सुबह पेड़ लगाया और मैं आपसे पूछूं बेटा शाम को बता दो उसकी हाइट में क्या चेंज होगा, हो सकता है अगर हम छोटे होते 7th 8th में तो हंसते कि सर सुबह तो लगाया है शाम तक तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर आप बायो के स्टूडेंट हो, 11th 12th पढ़े हुए हो, आपको पता है हर सेकंड उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है। मतलब अब जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? डीएच आएगा। और आप ये भी कह सकते हैं वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये है डेल एच और डीएच की फीलिंग। डीएच अ वेरी स्मॉल चेंज, डेल एच अ लार्ज चेंज। क्या ये बात ओके है? अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास 5 से 6 लेक्चर हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। जहां हम फंसते हैं वहां हम 5 से 6 लेक्चर खर्च करना चाहते हैं ताकि हम हर चैप्टर में बार बार परेशान नहीं हो। और दिवाली के बाद जब आएंगे तब एक फ्रेश यूनिट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट सभी चैप्टर में काम आता है, ये फंडामेंटल है, बेसिक मैथ्स है। बढ़ेंगे आगे? ये बात क्लियर हो गई सभी को? डन डना डन डन। चलो, तो डिफरेंशिएशन की बेसिक फीलिंग, कोई अगर मुझसे पूछता है तो डिफरेंशिएशन क्या है तो मुझे पता होना चाहिए आशीष सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। बढ़े आगे? यस यस, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला सभी को पता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, सभी को याद है, एन एक्स एन माइनस वन, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, सबसे पॉपुलर एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। सिंपल ऐसे याद करें, फॉर्मूला याद करना कठिन है, ज्यादा बेहतर है लैंग्वेज से याद करें। पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक सेपरेट करें। सबसे अच्छा तरीका है पावर को आगे लाएं, पावर में से एक सेपरेट करें। सबसे बेस्ट तरीका, पावर को आगे लाएं 7/2, पावर में से एक सेपरेट करें, 2 एलसीएम लेंगे 5/2। पहला और सबसे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, कोई भी बात जंप नहीं की जाएगी, हर बात को बिल्कुल सिस्टमेटिक और फंडामेंटल तरीके से कवर करना है, किसी भी तरह की हमें जगह वैक्यूम नहीं छोड़नी है इस साल। डन है? जैसे एक बहुत ही पॉपुलर है जो बार बार यूज होता है, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1, पावर को आगे लाइए,
पावर में से एक घटाइए, t की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 गिव्स 1, 1 into 1 1। ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं रिजल्ट की तरह, अकेले t का डिफरेंशिएशन 1। बार बार ये करने की आवश्यकता नहीं है, समय नहीं है, बहुत पॉपुलर है। d by dx ऑफ x, अकेला x हो 1, dy dy ऑफ y 1। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिए, d by dx ऑफ x, अकेला x का डिफरेंशिएशन 1, अकेले t का डिफरेंशिएशन 1, अकेले y का विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन 1। बताइए क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से पहला रूल क्लियर है, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब बेसिक, अब जैसे अगर हम इलेक्ट्रो में चलते हैं, अब इलेक्ट्रो में 3 बार नीट और AIPMT में क्वेश्चन आया है। अब देखिएगा लास्ट ईयर का मॉड्यूल, पोटेंशियल का फंक्शन गिवन होता है, पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है 4x² माइनस 6x प्लस 5, और आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट x इक्वल टू 1। फॉर्मूला हाल फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, E बराबर माइनस dv बाई dr, और वी कैन से सिर्फ x है तो dv बाई dx। अब कहने को ये इलेक्ट्रो का है, पर वास्तव में प्योर और प्योर डिफरेंशिएशन टॉपिक का क्वेश्चन है, प्योर और प्योर डिफरेंशिएशन टॉपिक का क्वेश्चन है। बताइए कितना आंसर? -2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये लाइन कहां से आ गई? ठीक है, चलिए तो मेरे पास आ गया E बराबर माइनस dv बाई dx। आराम से तसल्ली से करिए, ये ऐसी चीजें हैं कि बहुत तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको हर चैप्टर में आपका समय बचेगा। E इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, वी फंक्शन दे रखा है 4x² माइनस 6x प्लस 5, तो माइनस 4x² का 2x, देखिए पावर को आगे लाए, पावर में से घटाया, 6x का बताइए 1, 5 का 0, बिल्कुल तसल्ली से x² का पावर को आगे लाए, पावर में से घटाया, x की पावर 1 बचेगा, अकेले x का बच्चों 1, अकेले x का डिफरेंशिएशन 1, तो E आ गया आपका 8x माइनस 6, E आ गया 8x माइनस 6, और मुझसे कहाँ पूछा गया था एट x इक्वल टू 1, तो E आएगा माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 न्यूटन पर कूलम। अभी फेमस प्रोफाइल है, जब हम इलेक्ट्रो पढ़ेंगे तब तो मैं आपको ऐसे 4-5 सवाल कराऊंगा ही कराऊंगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथ्स, ग्राफिकल एनालिसिस, स्लोप, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, ये ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं जिसमें हम वास्तव में परेशान होते रहते हैं पर किसी से कह नहीं पाते, और ये बातें हमें बहुत अच्छे तरीके से आनी ही चाहिए। बोलिए बढ़े क्या आगे? ऑल ओके है तो टाइप करिए ओके के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धमाधम ओके आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनको क्लियर नहीं है वो अपने आप को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएंगी, और ये मुश्किल से 5 से 6 दिन का लेक्चर का ऑनलाइन का शेड्यूल है। उसके बाद हम दिवाली के बाद 100% ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे हैं, तो पहली बात हमें समझ में आ गया, जैसे एक रूट
ये भी बहुत काम में आता है, ये भी बहुत काम में आता है, तो इसको भी एक बार करके रख लें। रूट, तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर हाफ। क्या आपने डिफरेंशिएशन कर दिया? क्या आपने डिफरेंशिएशन कर दिया? आंसर है नहीं, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ रूट हटा के पावर को क्या किया है? हाफ। अब क्या करें? पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। अब इसको नीचे ले जाएं। अब इतना समय नहीं है मेरे पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे डायरेक्ट याद होना चाहिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आना चाहिए। भूल गए तो ये है, पर ये इतना ज्यादा काम आता है कि आपको डायरेक्ट 15-20 बार जब आप यूज करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट डी बाई डी टी ऑफ रूट टी याद होना चाहिए 1/2 रूट टी। ये स्टैंडर्ड है, बार बार लिखिए। अकेले टी का 1, रूट टी का 1/2 रूट टी, बाकी तो पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। ये रिजल्ट इसलिए कि आपका समय बचाते हैं और ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं। क्या ये बात ठीक है? दंडना दंडन है क्या? आगे बढ़ें। हाँ जी सर, ओके सर। एरिन गर्ग, सुहानी, अमल पांडे, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जीनत, नेहा, ऐशिकी, सुरभि, अनामिका, अभिषेक, सौरभ, कोमल, गौरव, स्वाति, सिमरन, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और अभी हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट अगले 5 से 6 दिन में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, इसका डर हटाना है ताकि हम पूरी फिजिक्स पर कॉन्फिडेंटली राज कर सकें, पूरी फिजिक्स को बहुत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकें। सही है? तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इसी में आगे बात करते हैं स्लोप की। स्लोप की, अब स्लोप हर जगह काम आता है, पर आपको फॉर्मूला याद है, स्लोप को एम से प्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा होता है, थीटा एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है, ये सब आपको रटा हुआ है। पर स्लोप की बेसिक फीलिंग अगर आपको ध्यान है, उसी से हमारा काम चल जाता है कई सवालों में। जैसे मैं आपको 3 लाइन देता हूं, 1 2 3, आप मुझे बताइए किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है? किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है? किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है? और बेहतर बना देता हूं, अगर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो इससे, और बेहतर बना देता हूं। लीजिए, अब अगर आप थीटा नापने बैठ गए तो आप परेशान हो जाएंगे। कहाँ थीटा कैसा है, पॉजिटिव एक्स कौन सा है, टेन में थीटा छोटा होता है बड़ा होता है, आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आप बेसिक जानते हैं कि स्लोप की बेसिक फीलिंग होती है फिसल पट्टी, कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आप परेशान नहीं होंगे। सबसे बढ़िया फिसल पट्टी कौन है? सबसे बढ़िया फिसल पट्टी कौन है? एक बार में आंसर दीजिए, सबसे बेहतरीन फिसल पट्टी कौन सी है? सबसे बेहतरीन फिसल पट्टी, आंसर है 1। आप कहेंगे लाइन 1 की स्लोप सबसे ज्यादा है। टेन थीटा निकालना वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, पर एक नजर में आप ये देख के बता सकते हैं किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। इन तीनों में बेटा सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? लाइन 1 की। क्या ये बात क्लियर है?
तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्लोप बोले तो फिसल पट्टी, स्लोप बोले तो फिसल पट्टी। क्या ये बात ओके है क्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अभी फिसल पट्टी का मतलब कितना अच्छा है। फिसल पट्टी का मतलब मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल से ही कितनी बातें सॉल्व हो जाती हैं। आप देखिए, मैं थर्मो में ले चलता हूँ, ये मैं सारे चैप्टर आपको कनेक्ट करूंगा, कभी थर्मो, कभी ऑप्टिक्स, कभी काइनेमेटिक्स, कभी ईएमआई, कभी इलेक्ट्रो, जिस आपको पता चले मुझे बेसिक मैथ्स कहाँ 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 काम आता है। अब ये दो कर्व हैं, अब आपको पहचानना है, थर्मो का बहुत ही पॉपुलर सवाल है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है। अब कई बच्चों को याद है तो अच्छी बात है कि फर्स्ट आइसोथर्मल है, सेकंड एडियाबैटिक है, पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपको थर्मो में पता है आइसोथर्मल की स्लोप होती है -P/V, एडियाबैटिक कर्व की स्लोप होती है -γ/P/V, और एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है कुछ ज्यादा होती है गामा टाइम्स, आप देख सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब सबसे बेस्ट शब्द फिसल पट्टी, सबसे बेहतरीन फिसल पट्टी। स्लाइड स्लाइड गार्डन वाली स्लाइड, सबसे रोमांचक स्लाइड बताइए कहाँ आपको फिसलने मजा आएगा। 1 और 2, 1 और 2, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे आशीष सर 2 की स्लोप ज्यादा है, 2 की स्लोप ज्यादा है, 2 की स्लाइड सबसे बढ़िया है, 2 एडियाबैटिक है, 2 एडियाबैटिक है। कहीं आपको tan थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं, आप बेसिक फंडामेंटल से, इसलिए तो मजा आता है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इस लाइन की स्लोप बताइए, इस लाइन की स्लोप बताइए, बिल्कुल प्लेन सड़क है, बताइए कितनी होगी। सर ये तो बिल्कुल प्लेन है सर, इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं है। सर ये तो कहीं से भी कोई स्लाइड नहीं है, इसका स्लोप फंडामेंटली आपने 0 बता दिया। आप मैथ से देखना चाहते हैं, मैथ होता है tan थीटा, थीटा x के साथ ये पैरेलल है, इसका मतलब थीटा बच्चों 0, tan 0 0, स्लोप इसकी 0। पर इतना करने की जरूरत कहाँ पड़ी, इतना करने की जरूरत कहाँ पड़ी। आज यहाँ आपको कुछ नहीं सोचना है सुष्मिता भारती, इसका नेगेटिव बड़ा है तो छोटा होगा, छोटा है तो बड़ा होगा, ये कुछ नहीं सोचते कि सर -8 -5। सर वैसे तो 8 बड़ा होता है, पर -8 हमने रटा था, -8 तो छोटा हो जाता है, ये कुछ जरूरत नहीं आती, क्योंकि इन दोनों की स्लोप नेगेटिव है, तो कंपेयर करेंगे तो वैसे ही माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इतनी सरल बातों को समझिए जो कंफ्यूजन पैदा नहीं करें, नहीं तो हम उलझ जाते हैं। ठीक है, डन है क्या? ओके, थम्स अप है क्या? अप है तो यू टाइप करिए, थम्स अप है तो यू टाइप करिए। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको स्लोप के बेसिक फंडामेंटल पे ले जाता हूं कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप का मैथमेटिक्स कहती है स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा। और अगर थीटा एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, तो आप याद करिए tan थीटा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसकी स्लोप बच्चों पॉजिटिव होगी। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज्यादा, तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तब स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। ये आपको हमेशा आना चाहिए, आपको लाइन देखते ही पता चलना चाहिए कि किसकी स्लोप पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है। देखिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस देता हूं, आप कोशिश करिए। कोशिश करिए, ड्रॉ करिए, कोशिश करिए। मुझे सिर्फ ये बताना है किसकी स्लोप पॉजिटिव है, किसकी स्लोप नेगेटिव है,
सिर्फ हमें ये बताना है। आराम से तसल्ली से करिए, बिल्कुल तसल्ली से, धीरे 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 करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने कर लिया, गुड गुड गुड। सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप आराम से देखिए, वन की बात करते हैं। इसमें थीटा बताइए, थीटा बताइए। थीटा ऑब्ट्यूस है, थीटा ऑब्ट्यूस है, स्लोप नेगेटिव। थीटा ऑब्ट्यूस, स्लोप नेगेटिव। 2 में देखिए, एक्स के साथ बनाया गया एंगल, थीटा एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव। थीटा एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव। इसमें देखिए, थीटा ऑब्ट्यूस है। देखते ही आपको पहचानना पड़ेगा, ग्राफ के कितने सवाल बनते हैं, हर चैप्टर में बनते हैं। यहाँ तसल्ली से देखिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। इसकी स्लोप देखिए 0। इसकी देखिए, एक्स के साथ बनाया गया एंगल थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव। इसका थीटा 90 है, स्लोप 1090, 1090 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। अब बताइए कौन से में डाउट आ रहा है? धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाएगा। ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपने कहीं कहीं टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रखी है। हम चाहते हैं 5 से 6 लेक्चर देके हमारा जो अगला सेशन है, ये वाला जो सेशन है, वो पूरा फिजिक्स का अच्छे से निकले। किसी में डाउट हो तो बताइए। 5वें नंबर में डाउट है, 5वें में डाउट है। 5वां कहाँ है? ये 5वां, आ जाओ भाई। 5वां, ये 5वां, ये एक्स एक्सिस, एक्स के साथ बनाया गया एंगल। ये मत सोचिए पीछे की तरफ, ये एक्स का एंगल देखिए, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। बिल्कुल प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। अभी पैनिक मत होइए कि सर इसमें ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये सब कंपैरिजन में समझ में आएगा। अभी चिंता मत करिए। अभी अपना टारगेट है आराम से लाइन देखकर ये बताना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आदिल इमरान कह रहे हैं नोट्स या पीपीटी मिलेंगे। बिल्कुल, अभी वाली ये पीपीटी आपको पीडीएफ रूप में अपलोड हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये 5 से 6 दिन अपलोड होगी, उसके बाद तो ऑफलाइन पे आ जाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे और आपको कॉपी पे लिखना है। प्रिया साहू, प्रिया साहू देखिए कैसे एंगल नापते हैं। ये लाइन बनाई, ये एक्स के साथ बनाया गया एंगल, ये एक्स के साथ बनाया गया एंगल आपको देखिए 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। मत परेशान होइए, धीरे 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 सब क्लियर होगा। जैसे ये लाइन, अब ये मत देखिए कि ओरिजिन से पीछे आगे से हमें मतलब नहीं है। आप तो एक्स के साथ, ये रही एक्स, इस एक्स के साथ बनाया गया एंगल देखिए। इस एक्स के साथ बनाया गया एंगल कैसा है? एक्यूट। तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। मनीष यादव कह रहे हैं अभी नोट्स बना लें। बिल्कुल बना सकते हैं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नापा जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, तो ये बात क्लियर है। अब आपको एक और बढ़िया बात बताता हूं। स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी स्लोप तो बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसे? पॉइंट समझो, मजा आएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, अब इसकी स्लोप कांस्टेंट है, चाहे आप यहां देखें तो उतना ही थीटा है,
यहाँ देखें उतना ही थीटा है, यहाँ देखें उतना ही थीटा है, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट कर्व की स्लोप हर पॉइंट पर बदलती रहती है। अब जैसे ये कर्व है, अब मैं यहाँ बोलूं बेटा इस कर्व की स्लोप बताओ, तो सवाल गलत है। आपको ये पूछना चाहिए था आशीष सर किस पॉइंट पे बताइए। अगर आप इस पॉइंट पे पूछोगे तो मैं टेंजेंट खींचूंगा, यहाँ का एंगल छोटा आएगा, स्लोप पॉजिटिव है पर कम है। मैं आपसे पूछता बेटा इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, आप यहाँ टेंजेंट खींचते। अब बताइए स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है पर बी पर स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू ए पर, क्योंकि बी पे थीटा बड़ा है, थीटा बड़ा होगा तो टेन थीटा बड़ा होगा, टेन थीटा बड़ा होगा तो स्लोप भी 2 की ज्यादा होगी। तो क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि ग्राफ होगा, कर्व होगा तो स्लोप हर पॉइंट पे लगातार बदलती रहेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उसकी स्लोप हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बताइए क्या ये बात क्लियर है? क्या डन है? क्या डन है? क्या जैसे मैं आपको ग्राफ का एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे sin x का ग्राफ ले लें, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, 3 पॉइंट पे स्लोप बताइए। आराम से 10 सेकंड लीजिए, मुझे 3 पॉइंट पे स्लोप बतानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। पहली बात तो इस कर्व की स्लोप हर पॉइंट पर लगातार बदल रही है। क्या इस बात में सबकी हाँ है? क्या लगातार बदल रही है? लगातार बदल रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ए पे देखें, तो जिस पॉइंट पे चाहिए वहां पे क्या खींच दें? टेंजेंट। ए पर थीटा एक्यूट, ए क्लियर है? ए क्लियर है, थीटा एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव होगी। बहुत बढ़िया। बी की बात करें, बी पे लाइन खींचें, बी पे देखिए, एट बी स्लोप 0। बहुत सुंदर, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी पर, अब सी पे कैसे लाइन खींचनी? टेंजेंट खींचनी है, टेंजेंट। टेंजेंट ऐसे होती है, एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए। थीटा ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज, स्लोप। बताइए डन है क्या? डन है क्या? थम्स अप है क्या? क्लियर? सब फंडामेंटल धीरे 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 बिल्ड होते हैं। रोज सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, फिर से लेक्चर नोट देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे, जहां फंस रहे हैं वापस से समझेंगे, क्लियर होता जाएगा। पीयूष कुमार, आपसे मैं पढ़ चुका हूं सर पहले। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सुरभि राठौड़,
क्लियर है सर, डन। गौरव शर्मा, नीलेश कुमार थम्स अप कर रहे हैं, वेरी गुड। भवानी कह रहे हैं सर मैंने आपसे एनएलएम पढ़ा है, ऑफलाइन में मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने आपसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा पढ़ा है लास्ट ईयर। सर मैंने आपसे हीट एसएचएम वेव पढ़ा है, अरे वाह बहुत बढ़िया। सर मैंने लास्ट ईयर मैकेनिक्स पढ़ी थी आपसे, अरे वाह। चलिए चलिए जबरदस्त, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मुझे स्लोप का बेसिक फंडा समझ में आया कि हाँ आशीष सर स्लोप क्या होता है। मैथमेटिकली स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूस है तो स्लोप नेगेटिव होगा, है ना। स्लोप का मतलब फिसल पट्टी होता है, अच्छी स्लाइड होती है। ये हमें बेसिक बेसिक समझ में आया। फिर हमें ये भी समझ में आया कि सर स्ट्रेट लाइन होती है आशीष सर तो स्लोप कांस्टेंट रहती है। आशीष सर स्ट्रेट लाइन रहती है तो स्लोप कांस्टेंट होती है। और अगर सर ग्राफ होता है, अगर ग्राफ होता है अभिनव कुमार, तो हमेशा स्लोप हर पॉइंट पे लगातार बदलती रहती है। तो ये कहना गलत है कि ग्राफ की स्लोप बताइए, ये कहना गलत है कि ग्राफ की स्लोप बताइए। ज्यादा बेहतर शब्द होगा इस ग्राफ की स्लोप बताइए एट पॉइंट ए, इस ग्राफ की स्लोप बताइए एट पॉइंट बी। सही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, बताता हूँ कि जो हम मैकेनिक्स में एवरेज और इंस्टेंटेनियस समझते हैं उसकी क्या फील होती है, उसके पीछे का आपको लॉजिक सिखाता हूँ। आप देखिएगा कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन का रोल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, वहां से आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ये एक्स टी कर्व है, किसी कार का पोजीशन टाइम कर्व इस तरह से दे रखा है। बहुत बेसिक समझिए, मुझे अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, मैं तो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल तसल्ली से इस बात के लिए सहमत हूँ कि मुझे आशीष सर अगले 5 से 6 दिन मुझे अपने बेसिक बनाने हैं। मैं दिवाली के बाद अब एक बड़ी यूनिट जब आप स्टार्ट करोगे तब मैं उसके लिए तैयार होना चाहता हूँ। अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ और ऐसा वार्म अप जो मेरी पूरी फिजिक्स में चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो हर जगह काम आएगा। अब जैसे बस पोजीशन टाइप कर्व मैंने बनाया, पहले कार यहाँ थी, उसके कोऑर्डिनेट थे x1 कॉमा y1, ये y1 ये x1। उस समय कार पॉइंट बी पर आ गई, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 कॉमा y2। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कहा आज आशीष सर ने पढ़ाया था लाइन, तो मेरी इच्छा हो गई क्यों ना मैं ए और बी को मिला दूं। ऐसे ही मन कर रहा था, मैंने ए और बी को मिला दिया। इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। कर्व के किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या ये डन है क्या? अब मैंने सोचा आज मुझे आज मुझे एजी सर ने शब्द समझाया स्लोप, क्यों ना मैं लाइन ए बी जो कि एक सीकेंट है, क्यों ना मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूं क्या? स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा। मेरा मन उदास हो गया, आशीष सर मैं टेन थीटा कहाँ से लाऊं? मुझे आपने ये तो याद करवा दिया था, मुझे ये तो आपने याद करवा दिया था कि स्लोप टेन थीटा होता है, पर मैं टेन थीटा आशीष सर मैं लाऊं कहाँ से? फिर मुझे 9th क्लास में जाना पड़ेगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर पहले मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अब आप देखिए मजा आएगा। इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब इस ट्राइंगल को मैंने पूरा कर दिया। जरा सोच के बताइए ये कितना होगा, तसल्ली से बताएं। ये है y1, ये है y2, तो ये y2 माइनस y1 होगा। देख लीजिए
क्लियर है? ठीक है, ये बताइए कितना होगा? ये होगा x2 माइनस x1, ये थीटा, ये ट्रायंगल मैंने बाहर बना लिया। और अच्छा सॉरी y है, अच्छा थोड़ा सा मैंने yx ले लिया, ठीक है yx ले लेता तो क्या है, xt लेना था तो फिर क्या, यहाँ t है ना तो यहाँ t आएगा, और ज्यादा बेहतर, यहाँ x है तो x आएगा। समझ में बात मेरी? 2 मिनट में चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। क्या अब मैं ठीक हूँ? देख लीजिए आप, क्या ठीक हूँ? ये x2 माइनस x1 हो जाएगा और ये t2 माइनस t1। वो बस सिर्फ मैंने ग्राफ में x और t अलग लिखे थे, वो मैं yx के हिसाब से पढ़ा रहा था। अब आप बताइए इसमें tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होगा बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 डेल्टा x बाय डेल्टा t। ध्यान से देखो ये डेल x बाय डेल t क्या है? ध्यान से देखो ये डेल x बाय डेल t क्या है? नाइन्थ क्लास टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, मतलब ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, xt ग्राफ अगर होगा तो जो सीकेंट की स्लोप होगी वो क्या देगी? एवरेज वेलोसिटी। ये हम रटते हैं, आज हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि वास्तव में हमने एक सीकेंट बनाई स्टेप नंबर 1, उसकी हमने स्लोप निकाली स्टेप नंबर 2। जब हम स्लोप निकाली तो मैंने देखा अरे ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो अगर xt ग्राफ है तो ध्यान दीजिए, आपको याद है वो इंस्टेंटेनियस, वो अधूरी बात है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में अंतर होता है, ये सीकेंट है। अब आप देखिए सीकेंट और टेंजेंट में क्या फर्क होता है, बहुत मन से समझिएगा। ये 2 पॉइंट हैं, इनको आपने जोड़ा, दिस इज सीकेंट। अब सोचिए अगर आप ये टाइम गैप बहुत कम करते जाएं, डेल्टा टी टेंस टू 0, वेरी स्मॉल कर दें, मतलब ये दोनों पॉइंट पास पास आ जाएं। एक बार कोशिश तो करिए इन दोनों को पास पास लाने की, ये एक बार कोशिश तो करिए इन दोनों पॉइंट को पास पास लाने की और मिलाइए। जैसे जैसे बच्चों ये पॉइंट पास पास आएंगे, यकीन मानिए, आप खुद बताइए, सीकेंट सीकेंट क्या बन जाएगी? सीकेंट क्या बन जाएगी? टेंजेंट। इसलिए कहा जाता है when del t tends to 0, जब del t tends to 0 होगा तो उस समय del x by del t नहीं, उस समय हो जाएगा dx by dt। याद करिए, वेरी स्मॉल चेंज, dx by dt। ये देता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, जबकि ये क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर मोमेंट पर वो आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, किस प्रकार सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई जैसे जैसे टाइम गैप कम होता गया। आप शब्दों को गौर करिए, आपका जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस बताता है। जिस समय 5:45 पर आप जब तलवंडी चौराहे का मोड़ ले रहे हो, उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। बच्चों वो इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बता रहा है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे बता रहा है। एवरेज, मैं कोटा से दिल्ली गया, 4 घंटे का रास्ता है, तो मेरी स्पीड कभी कम थी कभी ज्यादा थी। आपसे पूछते हैं, आप घर गए 5 घंटे का ट्रेवल करके आए, अरे कितने समय लगे, कितना दूरी हुई, आपने एवरेज स्पीड निकाल दी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेट सपोज आई वो 68, क्या आप थ्रू आउट 68 से चले थे? नहीं,
हाईवे पे खाली था, आप तेज चले, ट्रैफिक था, धीरे चले, फिर तेज, फिर धीरे, वो आपने जो बताई वो एवरेज स्पीड बताई। बताइए डन है क्या? कोई आपसे इतना डिटेल एनालिसिस को डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ फंडामेंटल दिमाग को आपको एक बातें समझ में आनी चाहिए कि हाँ सर वास्तव में ये dx by dt कहाँ से आया। इसलिए कहा जाता है, इसलिए किताबों में आप याद करते हो, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये xt कर्व है, इस पॉइंट पर इसकी स्लोप बताओ क्या देगी? tan थीटा तो है ही। अब एक नई टर्म आप बोल सकते हैं dx by dt। देख लीजिए स्लोप dx by dt, जो y में लिखा हुआ है वो ऊपर, जो x में लिखा हुआ है वो नीचे। आप किसी भी कर्व की अब बता सकते हो। जरा सोचिए, मैं थर्मो में जाऊंगा, पीवी कर्व, अब बताइए इसकी स्लोप लिखनी है, क्या लिखोगे? कोशिश करो, स्लोप लिखोगे, क्या लिखोगे? वाई एक्सिस में प्रेशर dp अपॉन dv, dp बाय dv। कोई भी कर्व चले जाइए, मुझे जाना है वेलोसिटी टाइम में। बताइए इसकी स्लोप क्या देगी? y में क्या है? वेलोसिटी। x में क्या है? टाइम। dv बाई dt वो अलग बात है, ये एक्सलेशन होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, वो बात की बात है। पर मुझे अब किसी भी कर्व की स्लोप लिखनी आनी चाहिए। सोचिए अगर मेरा कर्व y और x में है, अगर मेरा कर्व q वर्सेस टाइम में है, अगर मेरा कर्व मोमेंटम वर्सेस टाइम में है, ये मैं आपको अलग अलग चैप्टर में ले जा रहा हूं, अगर मेरा कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम में है, तो मुझे पता होना चाहिए इनकी स्लोप क्या देगी। कोशिश करिए, कौन सी क्वांटिटी देगी वो अलग बात है, वो तो जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। आप तो सिर्फ ये बताइए उस स्लोप को लिखा कैसे जाएगा, वो डिस्कस कर लीजिए बस। उस स्लोप को लिखा कैसे जाएगा वो डिस्कस कर लीजिए। डन, बहुत बढ़िया। इसका क्या देगा? dy बाय dx, y वाली क्वांटिटी ऊपर, x वाली नीचे, dq बाई dt। आगे जाके आप पढ़ोगे इसे करंट कहते हैं, पढ़ाया 12 पास हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये dv बाई dt ये एक्सीलरेशन कहलाएगा। ये सब इंस्टेंटेनियस देगा, शायद अब आप समझ पा रहे हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये क्या देगा? dp बाई dt, याद हो तो फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स। बहुत बढ़िया, पढ़ेंगे एनएलएम में जब आपको सिखाऊंगा। एक इंस्टेंटेनियस होता है, एक एवरेज होता है। अब आपकी फीलिंग भी आ गई, इंस्टेंटेनियस में डी चलेगा, एवरेज में डेल चलेगा। ये धीरे 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 ही सब्जेक्ट समझ में आता है और हर जगह काम आती है। बात है, इतना मस्त है। ये सब बातें फिर से आएंगी, मोमेंटम टाइम पढ़ेंगे तब वो समझाएंगे, करंट पढ़ेंगे तो करंट वाला वापस आएगा। अभी तो बस सारी बातों को एक बार देख रहे हैं कि यार इतने फंडामेंटल हम सीख गए ना, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, सौमिक सृष्टि, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सौमिक सीकेंट की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, टेंजेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए टेंजेंट टेंजेंट ही ज्यादा हमें लिटरेचर में, हमारे नोट्स में, हमारे मॉड्यूल में होता है। बताइए डन है क्या? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब बेसिक हैं, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ। अब हम बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं
बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन में आर्यन कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क। आर्यन किस लिए क्वेश्चन मार्क लगाया बताओ बेटा। आर्यन क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। मोहम्मद अकबर कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। आर्यन बताएं क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, कुछ कहना चाहते हैं। सर ऑफलाइन में आप ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज के लिए सीकेंड चाहिए होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट। बहुत बढ़िया, चमक रहा है, लाजवाब, सब क्लियर है, बढ़िया क्लियर हो रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेल डन। भवानी शंकर कह रहे हैं ऑफलाइन तो आप ही पढ़ा दो पूरा, क्रिस्टल क्लियर, योर एक्सप्लेनेशन इज ऑसम, बहुत मस्त लग रहा है। चलिए धन्यवाद। एरिया अंडर द ग्राफ आगे आएगा बच्चों, वो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, चिंता नहीं करिए। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में वहां भी आऊंगा, बहुत बढ़िया। एवरेज के लिए हमेशा सीकेंट होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए हमेशा टेंजेंट होता है, क्योंकि एवरेज के नहीं दो पॉइंट्स के बीच में निकलता है। उन दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो सीकेंट आएगी, उस सीकेंट की जब आप स्लोप निकालोगे तब वहां से एवरेज आएगा। बहुत बढ़िया। 8 नवंबर के बाद आप पढ़ाओगे, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। चलो ठीक है। स्ट्रेट लाइन, अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सभी को याद है, y बराबर mx प्लस सी। अब m पर हम चर्चा कर चुके, m पर बात कर चुके, स्लोप है। बात करते हैं c पर। c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। अब कैसे पता लगाते हैं, आराम से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं c की, अब हम बात कर रहे हैं c की, आराम से देखिएगा। ये अलग अलग लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइन है। अब हमें बताना है किसका c पॉजिटिव है, किसका c नेगेटिव है, किसका c जीरो है। ये अब हमें सोच सोच कर बताना है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है। आराम से तसल्ली से देख लीजिए। सर क्या आपके पास मेरे मैसेज पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं। साक्षी आपके पास मैसेज पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। सर नंबरिंग कर दो, अच्छा नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है आदित्य शुक्ला, नंबरिंग कर दी। और बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। सी का साइन बताना है, बिल्कुल सी का साइन बताना है, एम का नहीं बताना। एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं निकालना, केवल मुझे इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। क्या ऑफलाइन क्लासेस 9 से स्टार्ट होंगी? बिल्कुल, सब टाइम टेबल वगैरह कौन सी बिल्डिंग लगेगी उसकी जानकारी आ जाएगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। पिछले साल आपने जब ऑफलाइन पढ़ाया था गर्ल्स बैच में ही पढ़ाया था बेटा, वो तो जो टाइम टेबल बना के आते हैं वो फॉलो होता है। नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट फिजिक्स क्लास मेरी, मैं तो बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा सृष्टि जी, 5 लेक्चर
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, टेक्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, ग्राफिकल एनालिसिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए चलिए चलिए, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए ये कर्व वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, मतलब इसका सी पॉजिटिव है। ये लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन के नीचे कट कर रही है, मतलब इसका सी नेगेटिव है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसको ओरिजिन से मान लीजिए, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। आप इसको कितना भी आगे बढ़ाएंगे, कितना भी पीछे बढ़ाएंगे, ये कभी भी वाई एक्सिस को नहीं काटेगा। इट मींस अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, उसका हमेशा सी 0 होता है। ये लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट कर रही है, तो इसका सी नेगेटिव है। ये लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, तो इसका सी पॉजिटिव है। ये ऐसी बेसिक बात है कि आपसे कोई सी पूछेगा नहीं, ये तो मुझे भी पता है, मैं 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि कोई भी लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं पूछता, पर ग्राफ बनाते समय इन सब बातों का ध्यान आना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं एंगुलर मोमेंटम का एक क्वेश्चन याद कर रहा हूँ, रोटेशनल मोशन का 2015 का, उसमें कहता है एक पार्टिकल, इसका मास 2 kg है और वो 4y = 3x + 5 इस स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बताइए ओरिजिन के अबाउट। अब एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे करेंगे, वो रोटेशनल मोशन में सीखेंगे। आप पहले इसको ड्रॉ करना सीखें। जब तक आप इसको ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, आप रोटेशनल मोशन का सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। पहले आप इसको ड्रॉ करके बताइए कैसे आएगी, ड्रॉ करके सोचिए। इसलिए हम सीखना चाहते हैं कि ये ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको हर जगह हर चैप्टर में काम आती है। करें सॉल्व। अब पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? 4 से डिवाइड कर दो। बताओ ये स्टेप ओके है क्या? 4 से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप ओके है क्या? 4 से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप ओके है क्या? ठीक है, अब इसको कंपेयर करो। y बराबर mx + c से। अब इसको कंपेयर करो y बराबर mx + c से। बस बहुत बढ़िया। आपको देखें, y की जगह y है, x की जगह x है, m है 3/4 प्लस का, c है प्लस का 5/4, दोनों प्लस हैं। अब आपने जल्दबाजी मान लो ऐसी बना दी, क्या ये सही है या गलत है? जल्दबाजी में बनाइए, या ये आनी चाहिए। देखें, अब चेक करना ना चाहिए। आशीष सर इसका C पॉजिटिव है, एंगल भी एक्यूट है, दोनों सही हैं। इसमें एंगल तो एक्यूट है पर C नेगेटिव हो गया, इसलिए रॉन्ग है। मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी थी जिसका M भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव। अब जब तक आप ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आपसे वो एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितनी इसकी आवश्यकता है, आपको बताता हूँ, ऑप्टिक्स से ले चलता हूँ। ये तो मजा है, बेसिक मैथ्स
ऐसा जबरदस्त चैप्टर है कि कोई भी आप यूनिट याद कर लीजिए, उसमें उसका उपयोग होगा ही होगा। मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स लेंस की और आपको पूछता हूं 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ, 2017 का क्वेश्चन। मुझे ड्रॉ करना है 1/v और 1/u। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। करिए। करिए। आराम से ट्राई करिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए चाहिए। चैट देख रहा हूँ मैं लगातार। बहुत बढ़िया। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर टू, साक्षी 2 कह रही हैं, 2 2 2 1 3 2 1। सारे ऑप्शन आ गए, 4 नहीं आया बस। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वन टू थ्री 1 2 3। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप आराम से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल तरीके से। क्योंकि अगर ये कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव हो जाएगा तो ग्राफ अलग हो जाएगा, लेंस की जगह मिरर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो बहुत लॉजिकली समझिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसमें ओके है क्या? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर लेंस, तो आपको लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए।
1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। बताइए इसमें ओके है क्या, डन 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 है क्या? ठीक है, बस अब हो गया। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां ले जाइए 1/v माइनस 1/v को तो ले जाएंगे तो प्लस 1/u प्लस 1/f, f पॉजिटिव ही आएगा। अब मुझे खींचनी है 1/v और 1/u। कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c से। y की जगह 1/v ओके, x की जगह 1/u ओके। तो m कितना, m कितना, m है +1, कोफिशिएंट +1। c बताइए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव। सोचिए कैसी लाइन आएगी, m भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, ऐसा c पॉजिटिव, थीटा एक्यूट m भी पॉजिटिव। अगर ये कॉनकेव हो जाएगा तो अलग आ जाएगा आंसर। बताइए बनी क्या आज की बात? तो ये पूरा आज का लेक्चर था। हमने बिल्कुल बेसिक बातें, मोस्टली आपको इसमें पता होंगी, पर मैं चाहता हूं कि बेहतरीन तरीके से पता हो, बेहतरीन तरीके से पता हो। जहां जहां छोटी हमारी गलतियां हैं वो हमें पता होनी चाहिए और शानदार तरीके से हमें इसको तैयार करना है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, पाइथागोरस, राइट एंगल, क्वाड्रेटिक, साइन के फॉर्मूले, ये सब हमें सीखने हैं। सही है, चलिए अब आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं ये इसका PDF अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, साहिब चौधरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। सर आई एम नॉट एक्सेलेनाइट, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में। बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप एलन में पढ़े हुए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से पढ़ाएंगे, पूरे साल भर आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। आप चिंता नहीं करें, कहीं भी चिंता नहीं करें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। मजा आ गया, मजा आ गया। बस कॉनकेव में F नेगेटिव होगी तो C नेगेटिव हो जाएगा मुस्कान, C नेगेटिव होते ही ग्राफ चेंज हो जाएगा। मजा आ गया स्मृति, थैंक यू बेटा, थैंक यू सिमरन। चलिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ाई करेंगे, खूब मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपनी फिजिक्स को बेहतरीन बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू सो मच।